एक डॉक्टर एज अ पेशा एक डॉक्टर मान लें और सोशल वर्क इन दोनों को की शुरुआत कैसे हुई डॉक्टर साहब? मतलब मान मान लेते हैं कि डॉक्टर बनने का डॉक्टरी। सपना तो मेरा बचपन से ही था और संस्था तो बहुत बाद में हुई है। डॉक्टर का इसलिए क्योंकि जैसे हम अपना जो भी हम लोग किस मीडियम बात से फैमिली के प्रेरित होकर या क्या ऐसी वजह रही कि सोचा कि नहीं अब एक संस्था बनाकर काम करेंगे? वो जब मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर में आ गई तो लगा हम कि लोग यार का ऊर्जा शहर मिली है से कि अब हम काम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जरूरी नहीं कि आपको फैमिली का सपोर्ट मिले। इसमें देखिए हम लोग के जो संस्था के हैं तो कई तरह जैसे पूरे यूपी में है तो ब्लॉक वाइज तो हम लोग के जैसे स्टाफ है वॉलंटियर जिन्हें कहते हैं तो पहली चीज तो वो है वहाँ पे। नमस्कार, मैं विक्रम और अपने इस पॉडकास्ट में आज फिर आपको एक खास शख्सियत से हम रूबरू कराएंगे। लगातार अपने पॉडकास्ट में हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, उन लोगों से आपको परिचित करा रहे हैं जो समाज में परिवर्तन ला रहे हैं, समाज में अलग-अलग तरह से चेतना जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी इस पॉडकास्ट में हम एक समाज सेविका, एक प्राकृतिक डॉक्टर से बात करेंगे, जिन्होंने समाज सेवा करके महिलाओं का उत्थान किया, उन्हें सशक्त बनाया और समय-समय पर इसी तरह से वो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए अभियान चलाती रहे। हमारे साथ बातचीत के लिए आज डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव जो श्री साई उत्कर सेवा संस्थान की अध्यक्ष है, उसके साथ-साथ एक नेत्रोपैथी की डॉक्टर भी है। आइए अपने खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। क्या कुछ कहना चाहेंगी अपने बारे में हमारे दर्शकों से? सबसे पहले तो आप यहाँ पे इतना अच्छा पॉडकास्ट के लिए आए, इसके लिए थैंक यू आपका बहुत बहुत, आपके चैनल का और सभी लोगों का। और अपने बारे में मैं एक अगर शॉर्ट में बताऊं तो मेरा नाम डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव है। मैं एक नेचुरोपैथ प्राकृतिक चिकित्सा की डॉक्टर हूँ। साथ साथ मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड फूड सप्लीमेंट एडवाइजर भी हूँ। इसके साथ साथ मेरा बिजनेस भी है सोलर पैनल का। साथ साथ संस्था है मेरी श्री साई उत्कर सेवा संस्थान के नाम जी। से। और वो संस्था काफ़ी मतलब 15 साल हो गए हैं मुझे और उस संस्था को रन करते हुए, जिसमें जो खास तरह की जो है तो उसमें महिलाओं के ऊपर ही काम किया जाता है। मैंने देखा है कि एक डॉक्टर एज अ पेशा एक डॉक्टर मान लें और सोशल वर्क इन दोनों को की शुरुआत कैसे हुई डॉक्टर साहब? मतलब मान मान लेते हैं कि डॉक्टरी की जो पढ़ाई आपने की, ये तो मान लीजिए कि घर परिवार चलाने के लिए कर ली। और उसके साथ-साथ जब एनजीओ आपने खोला, तो इन दोनों की शुरुआत कैसे हुई? क्या प्रेरणा मिली थी जिस वजह से इन दोनों को सोचा कि नहीं साथ ही में करेंगे, दोनों समाज सेवा एक तरह से? तो देखा जाए प्रेरणा तो डॉक्टर बनने का सपना तो मेरा बचपन से ही था और संस्था तो बहुत बाद में हुई है। हुँ, डॉक्टर का इसलिए क्योंकि जैसे हम अपना जो भी हम लोग मीडियम फैमिली के थे, मीडियम जी, फैमिली के बहुत ज़्यादा हाई-फाई नहीं थे और पेरेंट्स की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिसमें फादर थे, हमारे फादर इस बीच नहीं है हमारे। जी। तो फादर का जो था काफ़ी हद तक देखा जाए फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग उनको बेहतर ट्रीटमेंट नहीं दे पाए। और उस समय जो हॉस्पिटल था और काफ़ी मतलब नज़दीक भी नहीं थे, दूर-दूर थे और उनका जो भी कहा जाता है कि फीस थी, वो पे करना या वो अमाउंट हम लोग के कैपेबल नहीं थे। तो इस वजह से फादर की हमारे डेथ हो गई, एक्सपायर हो गए। और वहीं से हमें लगा कि मतलब जिस तरह से मैंने डॉक्टर को देखा बचपन से, हमें लगा कि नहीं डॉक्टर का जो एक रूप है वो भगवान का रूप होता है। और ऐसे में अगर डॉक्टर आप किसी पेशेंट को आप पैसे की वजह से नहीं देख रहे हो या बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, तो जो मीडियम फैमिली के हैं, तबके के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, तो उन्हें किस तरीके से ये चीज़ की तो वो चीज़ हमारे मन में बैठ गई। और तब से मैंने सोच लिया कि हमें डॉक्टर बनना है। भाई ये प्रोफ़ेशन तो देखिए है ये कि मुझे इसका एक ज़रिया भी इसे मान लीजिए आप फाइनेंशियल मजबूत भी होंगे, जी। लेकिन मेरा ये ज़्यादा था 50-50% था। 50 ये था कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। डॉक्टर का जो लोग मतलब गरीब हैं, कस्बे हैं, जो लोग के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो बड़े डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, तो वो उनको मैं इलाज फ्री में कराऊँगी। और जो बहुत ज़्यादा वो है जैसे पैसा दे सकते हैं, जिस तरह के असिस्टेंट है उनको मैं कम फीस में बढ़िया से बढ़िया इलाज करूँगी। इसलिए मेरा वहाँ से सफ़र डॉक्टर बनने का शुरू हुआ था वो सपना। उसके बाद समाज सेवा की तरफ चली गई, एनजीओ बना लिया। जी। वो किस बात से प्रेरित होकर या क्या ऐसी वजह रही कि सोचा कि नहीं अब एक संस्था बनाकर काम करनी है? वो जब मैं बाय प्रोफ़ेशन डॉक्टर में आ गई,
तो हम लोग का शहर-शहर, गाँव-गाँव जाना वैसे भी हमारा होता था अक्सर, क्योंकि थोड़ा-सा हम लोग अपना कैंप हो गया, कई तरीके का हेल्थ कैंप हो गया कई, तो गाँव में भी लगाते थे, कस्बे में भी। तो वहाँ की जो आम समस्याएँ मुझे देखने को मिलती थी, कहीं पानी की समस्या है, कहीं महिला उत्पीड़न की समस्या है, कहीं घरेलू हिंसा हो रही है, कहीं हुँ। किसी को रोज़गार नहीं है। तो ऐसी समस्या बहुत सी मतलब देखने को आती थी, तो जिनसे जो मन जो है बहुत द्रवित होता था। लगता था कि नहीं, मतलब मैं कैसे इनकी मदद करूँ? तो जब ये भावना मन में आ गई, क्योंकि समाज सेवा का मतलब होता है कि आप समाज को समर्पित हो, आपके मन में वो भावना आनी चाहिए कि किसी का अगर दुःख है, आपको देख के दुःख हो रहा है, किसी को कोई कष्ट है, आपको देख के कष्ट हो रहा है, तो वहाँ से समाज सेवा की शुरुआत होती है। तो इस एनजीओ को जब आपने बनाया, तो किन लोगों का साथ मिला या कौन लोग उस समय, क्योंकि मुझे तो लगता है जब मन में एक ख़्याल आया कि डॉक्टर बनना है, तो ये नहीं पता होता कि कैसे बनेंगे। तो कोई ना कोई गाइडेंस करता है, तो वैसे ही जब संस्था बनाने का मन हुआ, तो फैमिली के किन लोगों का सपोर्ट मिला जिनसे लगा कि यार ऊर्जा मिली है कि अब हम काम कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी नहीं कि आपको फैमिली का सपोर्ट मिले ही। हुँ, बहुत सी फैमिली ऐसी जहाँ पे सपोर्ट नहीं भी मिलता है, बहुत जगह मिलता भी है। हुँ, सबसे पहले होता है कि आपको मन में अपने आप को इरादा बनाना होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है। हुँ, तो एक कहावत आपने सुनी होगी ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो आप चाहत तो रखो कि मुझे ये करना है, तो जब अगर आपने सोच लिया है तो रास्ते आपको अपने आप मिलने लगते हैं। जब आप रास्ते पे चलोगे हुँ, तो बहुत सी तरह की चीज़ें आती हैं, तो उसको आप चलते-चलते ही सीख पाते हैं। हुँ, तो ये था। और वही सपोर्ट में, तो सपोर्ट में देखिए, उस समय तो फैमिली का बैकग्राउंड भी थोड़ा मीडियम था हम लोग का, कोई सपोर्ट में नहीं था, फादर भी नहीं थे, तो ऐसी कोई गाइडेंस मुझे नहीं मिली थी। लेकिन हाँ, जहाँ आते-जाते थे कुछ अच्छे लोग, शुरुआत में तो नहीं, बाद में जैसे मैंने स्टेप तो बढ़ा लिया, तो कई चीज़ें समझ में नहीं, काफ़ी साल तक हम अलग ही दिशा में, मतलब जो समझ में आता था वो कर रहे थे कि इधर जाना है, हाँ, मतलब लेकिन ये नहीं पता था कि जाना कहाँ है, हाँ, ये था कि समाज बस सेवा चल रहे करनी, हैं। जी, जी, कि समाज सेवा करनी है और अपना जो प्रोफ़ेशन है इसको बाय प्रोफ़ेशन तो लेके चलना है, लेकिन समाज सेवा में ही इसको समर्पित करना है। अच्छा प्रीति, किस तरह से समाज सेवा करना चाह रही हो आप और कैसे कर रही हो? जैसे मान लीजिए महिलाएँ हैं, तो पढ़ी-लिखी महिलाएँ भी आज घर पे बैठी हैं लेकिन कुछ करना चाहती हैं, नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए क्या-क्या करती हो? देखिए, उनके लिए सबसे पहले तो जो महिलाएँ या बच्चियाँ कुछ करना चाहती हैं, तो वो अपने आप को, जब उनके अंदर कोई हुनर है, तो हम उसको देखते हैं कि आपको क्या हुनर है, हुँ, और अगर नहीं है तो हम लोग हर तरीके का प्रशिक्षण प्रोवाइड करते हैं, हुँ, जिससे कि वो पूरी तरीके से हुनर उनको आ जाए हुँ, और आगे हम लोग उनको प्रमोट करते हैं। ट्रेनिंग दिलाते हैं। ट्रेनिंग दिलाते हैं। ट्रेनिंग में हर तरह की ट्रेनिंग होती है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट हो गई, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, करियर काउंसलिंग हो गई, माइंड काउंसलिंग हो गई। आजकल की आप देख रहे हो कि उनको सही दिशा बच्चों को नहीं मिलती। बच्चे बहुत भ्रमित हैं कि चैनल भी कई तरह के चल रहे हैं, तो आप देखते हो कि ये सही कि ये गलत, हुँ, जबकि हर चीज़ का एक रॉन्ग साइड भी होता है, एक राइट साइड भी होता है। अब उनको बीच में डिसीजन मेकिंग के लिए कोई एक गाइडेंस चाहिए, जो ज़रूरी नहीं कि पेरेंट्स से ही मिले। मान लीजिए किसी के पेरेंट्स बहुत पढ़े-लिखे होते हैं, हुँ, किसी के नहीं पढ़े हुँ, होते, या वो उस लाइन के लिए, तो जितनी लाइन आजकल चेंजेस हो रही है, आप देख रहे होंगे, डिजिटल का ज़माना है। बिल्कुल। तो वो फादर या मदर को नहीं पता है, तो हुँ, कहीं न कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है। तो प्रीति, वैसे उन महिलाओं को कैसे ढूँढती हो कि जैसे गाँव जाती हो तो महिलाएँ मिलती होंगी, कैसे पता चलता है कि इसको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं या ये दिलचस्पी लेगी या ये काम करेगी? तो इसमें देखिए, हम लोग की जो संस्था के हैं, तो कई तरह, जैसे पूरे यूपी में है, तो ब्लॉक वाइज़ तो हम लोग के जैसे स्टाफ हैं, वॉलंटियर जिन्हें कहते हैं, हुँ, तो पहली चीज़ तो वो है वहाँ पे। और कई तरह से पंचायत हो गई, ग्राम सभा हो गई, हुँ, पार्षद हो गए, तो उन लोग से हम लोग संपर्क करते हैं कि आप जो भी बच्चियाँ, महिलाएँ हैं, हुँ, वो कुछ करना चाहती हैं, सशक्त होना चाहती हैं, अगर वो कुछ चाहती हैं आगे करना, तो एक बैठक हमारी कराइए, तो हम उनको जो भी चीज़ें हैं हमारे संस्था में चल रही हैं, हम उन लोग को बताएँगे। पहला तो ये रहता है। दूसरा, हम खुद भी गाँव-गाँव जाते हैं, जितना मुझसे हो सकता है मैं गाँव-गाँव के राउंड दौरा करती हूँ। हुँ, तो वहाँ पे भी मैं जा-जा के महिलाओं, बच्चियों को जैसे अपना मिलती हैं, तो उनको बताती हूँ कि जब जब हम लोग बताना शुरू करते हैं, तो 4-5 महिलाएँ जैसे मिल गई। अब वो जब कुछ बोल रहे हैं, तो सामने से सब लोग आएँगे, इकट्ठा भीड़ होने लगती है। तो इस तरीके से भी मैं पंचायत में, गाँव में हर जगह जाती हूँ, और वहाँ महिलाएँ, बच्चे इकट्ठा होती हैं, तो उनको इस कार्यक्रम के बारे में, जो भी मेरे चल रहे हैं, उसको बताती हूँ, और साथ-साथ उनकी बातें भी सुनती हूँ कि आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हो। अगर कुछ करना चाहते हो, तो आप संस्था से जुड़ के, बहुत तरह के प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, हुँ। आप उसमें शामिल हो सकते हो। तो मतलब किसी महिला को अगर रोज़गार की ज़रूरत है, हाँ। तो आपकी संस्था से संपर्क करके ट्रेनिंग हाँ, प्रशिक्षण तो ले अभी सकती है। रोज़गार तक का तो है, हुँ, और कई चीज़ें हैं। रोज़गार में आपका केवल एक, कई तरह का आता है। एक होता है कि पार्ट टाइम जॉब होती है, हुँ,
जैसे एसएचजी समूह जो चल रहे हैं, आप सुनने में आता है। और दूसरा होती है फुल टाइम जॉब, वो जैसे आप किसी कंपनी में हो गए, कहीं किसी पे बैक ऑफिस में हो गए। तो जॉब में भी रोजगार भी हर तरह का है कि जो घर बैठे महिलाएं हैं, उनको कई तरह के प्रशिक्षण, जैसे अगरबत्ती बनाना हो गया, अचार बनाना हो गया, पापड़ बनाना हो गया, वो निकल नहीं सकती, तो हम लोग उनको इस तरीके का हुनर बता के प्रमोट करते हैं। जो बच्चियां बाहर जॉब कर सकती हैं, उनको हम लोग उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू पूरी ट्रेनिंग देते हैं कि आप किस तरह से जॉब के लिए रेडी होगी, फिर हम लोग उनको जॉब भी दिलाते हैं। तो इस तरीके से जो महिलाएं कहती हैं कि हमें ये करना है, इस दिशा में बढ़ना है, उस दिशा में हम उनको प्रमोट करते हैं। देखिए, एक महिला किस तरह से समाज में अलग-अलग तरह से अपने किरदार को निभाती है। डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव भी इसी किरदार को निभा रही हैं। घर संभालने के बाद डॉक्टरी के पेशे से लोगों को संभालना, एनजीओ के माध्यम से गांव में उन महिलाओं को जागरूक करना, उन महिलाओं को प्रशिक्षित करना जो पढ़ी लिखी तो है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही हैं। अब बात करते हैं इनके पेशे की। डॉक्टरी यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े कई सवालों पर हम डॉक्टर प्रीति से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज दवाओं का जमाना है। जब आप किसी भी घर में जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जिसकी दवाएं चल रही हो। चलिए बातें करते हैं डॉक्टर प्रीति जी से। प्रीति जी, प्राकृतिक चिकित्सा सबके मन में है। कुछ लोग तो जान ही रहे हैं, जितने एजुकेटेड लोग हैं ये बेहतर बेहतर तरीके से जानते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा आखिर क्या है। लेकिन है क्या ये? अ, अगर इसे मैं और बहुत मान लीजिए आधुनिक जो चिकित्सा है उससे कैसे अलग इसको देखते हैं हम? अगर मैं इसे, वैसे तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, पर अगर मैं इसको छोटे शब्दों में समेटना चाहूँ, तो प्राकृतिक चिकित्सा, जो आपको शब्द से ही पता चल रहा है प्राकृतिक, यानी कि जो नेचुरल फॉर्म में है, प्राकृतिक, जो हम लोग के हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, तो उनके जरिए जब किसी बीमारी का इलाज होता है तो प्राकृतिक तरीके से जड़ी होता है। बूटियों से, जी जैसे वैद्य लोग करते थे जी पहले। जी। अच्छा, तो जो आधुनिक चिकित्सा है आज की, जो एलोपैथी जिसे हम जी, बोलते हैं, इसमें उसमें अंतर क्या है? नुकसान और फायदे क्या है? देखिए सबसे बड़ा तो अंतर कि आधुनिक में जैसे एलोपैथ की जो दवाएं होती हैं, हम्म, करनी चाहिए नो डाउट वो, लेकिन आप जानते हो कि इमरजेंसी के लिए बनी थी, जैसे एक्सीडेंटल केस किसी का हो, ऑपरेशन हो, या ऐसी सिचुएशन पे तो एलोपैथ ही काम करेगा, क्योंकि इमरजेंसी हम लोग को तुरंत देखना पड़ता है। किसी का ऑपरेशन है, एक्सीडेंट केस आया है, तो उसमें क्या है, तुरंत हम लोग को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो वहां पे तो एलोपैथ ठीक है। बट उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, क्योंकि एलोपैथ जो दवाएं हैं वो बनती तो केमिकल से ही है, फोरम में जाके, वहाँ कंपनी में जाके पूरा जो उसका प्रोसेसिंग अगर है तो बहुत केमिकल बेस है, तो जब हम अपनी बॉडी को केमिकल देंगे तो वो कहीं ना कहीं तो साइड इफेक्ट करेगा ही। बिल्कुल। तो एलोपैथ अपनी जगह ठीक है इमरजेंसी के लिए, अदरवाइज उसका जो है साइड इफेक्ट बहुत होता है। आप जिस बीमारी के लिए जाएंगे तो वो तो ठीक नहीं होगी, उसके अलावा और बीमारियां होती जाएंगी, क्योंकि रीजन क्या है कि वो बीमारी को दबाती है, खत्म नहीं करती। और ये खत्म कर देती है और प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है कि अगर आप मौके पे आ गए, मतलब जैसे अभी आपको पकड़ में आ गई कोई बीमारी है, फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड है, डायबिटीज है, आपको यूट्रस प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम, अगर आप मौके पे आ गए हो तो वो आपको पूरी तरह क्योर कर देती है, मतलब जो है वो उसको बीमारी को खत्म करे, वहीं पे रोक देगी। अच्छा, आमतौर पर आज कौन सी ऐसी बीमारी है जो प्राकृतिक चिकित्सा से सही हो सकती है और कम समय में हो सकती है और महिलाओं में या पुरुषों में ज्यादा देखी जाती है? वैसे तो देखिए प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में 90% बीमारियों का है समाधान, कि आप अगर टाइमली आ जाते हो तो आपको वो क्योर हो जाएगी। लेकिन अगर बाय द वे आपका कुछ बहुत ज्यादा कुछ हो गया है, तो जितना समय आपको बीमारी में लगा, मान लीजिए किसी को गठिया की प्रॉब्लम है, अब गठिया की प्रॉब्लम 20 साल से है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप 5 ही 6 महीने में आप ठीक हो जाओगे। जितना समय बीमारी में बढ़ने में लगा कितनी है, इसकी तो समय सीमा कितनी लमसम होती है? मान लीजिए किसी कोई बीमारी है तो कितने समय के अंदर आप ठीक कर सकते हो या इस चिकित्सा से ठीक हो सकता है? अ, देखिए पहली चीज तो डिपेंड करता है किसकी क्या बीमारी कितने समय से है, सबसे पहली चीज तो ये है। बाकी अगर वो समय पे आते हैं तो जिस तरीके से है, आप 2 से 3 महीने में आप क्योर हो सकते हैं, क्योंकि उसमें। अच्छा डॉक्टर, आजकल लोग आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा की ओर आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? इसकी कोई खास वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि लोग देख लिए हैं कि दवा करते करते लोग थक गए हैं, और उन्हें पता है कि अगर मुझे डायबिटीज है और मैं दवा कर रहा हूँ और डायबिटीज ठीक नहीं हो रही, तो वो दवा कर क्यों रहे हैं? अगर दवा से ठीक होना होता तो फिर इंसान ठीक हो गया, तो फिर दवा करने की जरूरत ही क्या है? तो कहीं ना कहीं लोग, इंसान जागरूक हो रहे हैं कि
केमिकल बेस अगर हम बॉडी में लेंगे, आजकल जिस तरह से पॉल्यूशन भी है, हर जगह से केमिकल ही, खाने में केमिकल मिल रहा है, दवाओं में केमिकल मिल रहा है, तो कई तरह की बीमारियां हो रही है। समय से पहले ही लोग, मतलब देखा जाए तो किसी की मसल डाउन हो रही है, बच्चों में कई तरह की प्रॉब्लम हो रही है, ओबेसिटी बढ़ रही है। तो कई तरह की प्रॉब्लम है कि उन लोग को समझ में ये आ रहा है धीरे धीरे कि जो एलोपैथ दवा है वो इमरजेंसी के लिए बनी थी। और अगर हम अपने को, पिछले जैसे युग था हम लोग का जिसमें पूरा प्राकृतिक तरीके से था, टाइम से खाना, बढ़िया खाना खाना और प्राकृतिक तरीके से रहना, वो समय और अब के समय में बहुत अंतर है। तो इसलिए लोगों का जो रुझान भी है और लोग पसंद भी कर रहे हैं कि केमिकल फ्री जीवन, दवाएं दवाएं ना खानी पड़े, हम लोग प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएं और एक अच्छी लाइफ जिए। अच्छा, अच्छी लाइफ जीने से याद आया, ऐसा क्या करें कि रोजमर्रा की जो समस्याएं होती है, कभी किसी के सर में दर्द है, कभी किसी के पैर में दर्द है, तो कोई सुबह गया, जब शाम को आया तो उसके हाथ पैर में दर्द होते हैं। तो रोजमर्रा की जैसे आमतौर पर समस्याएं होती है, चाहे वो महिलाएं घर का काम करती हो, चाहे पुरुष वो बाहर से घर में आते हैं, तो उसके लिए कुछ घरेलू उपाय हैं, कुछ नुस्खे हैं जो बताना चाहे हमारे दर्शकों को? देखिए, अब दर्द पेन तो देखिए कई तरह के अलग अलग होते हैं, किसी का बहुत ज्यादा काम वर्कलोड ऐसा है, और खास तौर पे फिजिकली से ज्यादा इंसान मेंटली आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है। हाँ। तो अब जब कहीं मेंटल होगा तो बॉडी पे असर पड़ेगा, और अगर बॉडी पे हुआ तो माइंड पे असर पड़ेगा। तो उसका रीजन कहीं ना कहीं है कि लोग अपनी दिनचर्या में अपने आप को, मतलब दिन भर वो क्या नहीं, मशीन बना ली है, बस काम 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 काम, छुट्टी भी नहीं करते। छुट्टी भी नहीं है, किसी तरह का रेस्ट नहीं है, किसी तरह का कोई एक्सरसाइज। मतलब अपने दिनचर्या दैनिक जीवन में इंसान को मेडिटेशन, योग, मतलब जो भी उनके अकॉर्डिंग हो, जनरल कुछ ना कर सके तो आधे घंटे एटलीस्ट 30 मिनट वॉक तो जरूर करें, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज। टहले जरूर सुबह, चाहे मॉर्निंग में टहले, चाहे मॉर्निंग में चाहे इवनिंग में, हम करें जब उनको समय मिल जाए, कम से कम एटलीस्ट 30 मिनट की वॉक तो करें। मतलब ये नहीं कि सुबह ही टहलना है या शाम हाँ, को टहलना है। सुबह तो देखिए अपने में बहुत अच्छा है, अगर वो कर पाए तो वातावरण सुबह का अच्छा क्योंकि होता सुबह है। का तो अलग ही वो है, उसका तो कुछ कह नहीं सकते। बट अगर कोई ये कह रहा है कि हमको सुबह समय नहीं मिलता है, या हम लेट नाइट आ रहे हैं, या बहुत से ऐसे इशू हैं, तो उनके लिए क्या है कि आप इवनिंग में कर लो, आप नाइट में कर लो, एटलीस्ट शुरुआत तो करो कम से कम, कि 30 मिनट शुरुआत करो, 1 घंटा अपने आप को जरूर देना है। अब उसमें आप मेडिटेशन करो, योग करो, आप वॉक करो, कुछ करो, 1 घंटे तो पहली चीज तो अपने आप को देना ही देना है। अच्छा, बड़ा स्ट्रेस में आजकल आदमी होता है, मैंने देखा बड़ा लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, दुनिया भर के रिहाब सेंटर में जाते हैं, उसके लिए भी कुछ है उसके जो घर पे ही आदमी कर सकता है, जैसे आपने योग कहा, मेडिटेशन कहा, तो क्या कुछ करना चाहिए इसके लिए? देखिए, जो लोग बाहर जा सकते हैं पार्क हो जाए, बाकी घर पे भी खुली छत है हम लोग की, घर में भी आजकल कॉलोनी में पार्क है तो अपनी छत है, अब वहाँ बैठ के फ्रेश हवा चलती है, आप मॉर्निंग में वहाँ बैठ के कुछ देर कर सकते हो। आप बहुत समय नहीं निकाल रहे हो, 15 मिनट करिए, आप जब शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप कुछ नहीं तो मेडिटेशन में ओम के जाप से ही, जैसे आप ओम ऐसे आंख बंद करके ही ओम का उच्चारण करिए, सबसे बड़ा मेडिटेशन वो है। और आपको 5 मिनट के अंदर, विद इन 5 मिनट अगर आप कर लोगे, आपको खुद बहुत रिलैक्स लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ, मतलब बहुत सुकून, शांति। तो इससे क्या है, इससे बॉडी पे भी असर पड़ेगा, माइंड पे भी असर पड़ेगा। जो समाज सेवा आप कर रहे हैं उससे जुड़े कई सवाल है मेरे पास, कि समाज सेवा का जो अनुभव रहा है आपका, कैसा रहा है, और क्या कोई खास परियोजना है जिस पर आप अभी काम कर रही हैं अपनी एनजीओ को लेकर? तो समाज सेवा का तो देखिए कई तरह के खट्टे मीठे दोनों ही अनुभव हुए हैं, और अच्छा भी है, बुरा भी। बुरा क्या है कि आप किसी का भला करने जा रहे हो आज के जमाने में, और वो उल्टा ही सोच रहा है कि मेरा भला क्यों कर रहे हैं। तो पहली उन्हीं का चीज तो फायदा है। उन्हीं का फायदा है, और ये क्यों आई है, तो मतलब कॉपरेट नहीं करते हैं। पहली चीज ये बुरा है। अच्छा क्या है कि अच्छा अनुभव ये हुआ कि काफी लोग को, जैसे होता है ना, किसी को जरिया देना। अगर आप लाइफ में किसी भूखे का पेट भर रहे हो, आप किसी की वजह बन रहे हो खुशी रहने की, आप किसी का जरिया बन रहे हो, किसी को कमाई का जरिया बन रहे हो, तो एक अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस होता है, सामने वाले को भी लगता है कि नहीं, मैं कुछ हूँ। और हमें भी करके बहुत जो सुकून मिलता है ना, वो एकदम ही अलग होता है। तो ये दोनों अनुभव, और आज के जमाने में देखा जाए कि काफी चीजें हुई है चेंजेस। अब देखिए, पहले कितना उत्पीड़न केस आते थे महिलाओं के, अब देखिए कम हो गए हैं। कितना, मतलब आप देखा हाँ, घरेलू हिंसा आदमियों का चलती उत्पीड़न भी थी होने लगा। और अब तो महिलाएं, हाँ, कई अब चीजों में महिलाएं देखिए आदमियों का उत्पीड़न करती। तो अच्छा, क्या परियोजना है जिस पर काम कर रहे हो एनजीओ को लेकर? कोई योजना जो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, किसी के लिए ऐसी है जिस पर आप काम कर रही हो, जो भी आप काम कर रही हो? देखिए, वैसे तो कई तरह के काम है, कई प्रोजेक्ट हमारे पास आते रहते हैं, लेकिन हाँ, अगर मेन जो अभी प्रेजेंट में जो काम चल रहा है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड का है। ट्रेनिंग प्रोवाइड में क्या है कि जो भी बच्चियां, महिलाएं इंटर पास कर चुकी हैं,
जिन्होंने इंटर कर लिया है, अब उसके बाद उनको गाइडेंस नहीं मिल रही है कि मुझे जॉब करनी है तो कौन सी जॉब करनी है, ये करना है, किस दिशा में जाना है, क्या करना है, आगे क्या फ्यूचर है। तो जो उनकी जितनी भी माइंड की चीजें हैं, तो उनको एक हमने कह सकते हैं बैच में कर दिया है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बच्चियों का क्या हम लोग स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसे मेंटली रूप से भी उनको करना, मेंटली काउंसलिंग हो गई, कैरियर काउंसलिंग हो गई, रिज्यूम से लेकर के कि कैसे रिज्यूम बनेगा, कहाँ आपको जॉब मिलेगी, कहाँ अप्लाई करना है, ए टू जेड। मतलब उनको पूरी तरीके से हुनर परक बनाना कि वो हुनर बन जाए, पूरी तरीके से रोजगार परक बनाना और उनको मजबूत बनाना, सक्षम बनाना। ये प्रोजेक्ट है। और अगर इसमें कोई भी महिला या बच्चियां किसी भी जिले की, क्योंकि ये पूरा यूपी का काम है मेरा, तो यूपी से कोई भी बच्चियां, महिलाएं या कोई भी हैं जो इस मेरी संस्था से जुड़ के इस वर्क को करना चाहते हैं और सहभागिता चाहते हैं, कि सहयोग चाहते हैं, कि जिस तरीके से कि वो जुड़ के इस काम को बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छा काम है, लोगों की हेल्प करना है, इसमें कुछ खास नहीं करना है कि किसी को कुछ देना है, कहीं जाना है, कुछ लेना है, 1 रुपया किसी से नहीं लेना है इसमें। इसमें बस बच्चियों, महिलाओं को जो इंटर पास कर चुकी हैं, उनको हमें इतना हुनर देना है कि वो हर तरीके से सक्षम बने और उनको रोजगार भी दिलाना है। अच्छा प्रीति, आपके काम से क्या लगता है, इतने दिनों से आप सोशल वर्क कर रही हो, कोई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले आपको कि लगा यार कि मेरे इस एक्टिविटी से या मेरे इस पहल से कुछ बदलाव इस इलाके में, इस क्षेत्र में जहाँ पे भी आप काम किए हुआ है, कभी लगा ऐसा? हुआ है, जैसे कई जिले हैं, जैसे झारखंड है, हम्म, झारखंड में अभी वहाँ पे आप पहले जानते होंगे आदिवासी रहते थे, हाँ, आदिवासी वही पत्ते और वो सब पहनते थे, लेडी जो वो सब सारी चीजें थी। तो वहाँ पे जब हम लोग ने इस चीज को किया, इस काम को काफी मतलब यही प्रोग्राम नहीं कई प्रोग्राम थे, तो वहाँ पे देखने को मिला कि अब धीरे धीरे, पहले वहाँ की महिलाएं जो आदिवासी, वो निकलती नहीं थी। मतलब आदमियों का इतना था कि वहाँ पे जो आदमी थे उनको टॉर्चर करते थे, और कोई भी अगर आ जाए तो वो घर से निकलती ही नहीं थी। आज की डेट में हम लोग ने काफी साल वहाँ झारखंड में हो गया काम करते, अब वो महिलाएं इतना उनको हुनर सक्षम आ गया है कि वही लोग बैठ के, अब घर से कोई मीटिंग होती है तो हम लोग को बताना नहीं पड़ता है, वो लोग ऑलरेडी निकल के आती हैं और बात करती हैं सामने हमसे। तो उनको बोलने का जो वो हुआ है ना, बोलने की कला या निकलने का जो हुनर और कई चीजों को बनाने का, ये चीज बहुत अच्छी है। और दूसरी तरफ कि जो महिलाएं आप देखे होंगे कि बच्चियां या महिलाएं, एक बहुत केसेस आते थे कई तरह के उत्पीड़न के भी, तो वो इतनी सक्षम नहीं थी कि अपने को सेव कर पाए। अब उस दिशा में कई तरह की देखिए वीरांगना प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें महिलाओं को पूरा सशक्त बनाया जा रहा है, उसमें कई तरह की जूडो, कराटे, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है, जिससे उनको मजबूत बनाया जा रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा एक तरह से निकल के आया है। और उससे ज्यादा बेहतर क्या है कि जो हम लोग उनको पढ़ाई करा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें से कुछ बच्चियां जो साइंस से रिलेटेड हैं, उनको नई नई चीजें देखने सुनने को मिल रही है। तो वो लोग जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज को उड़ते हुए देखते हैं, तो आपको एक जिज्ञासा होती है कि वो हाँ, हेलीकॉप्टर कि उड़ रहा सच है। बात है, हाँ, तो अगर आप बिल्कुल। किसी को लिटरेचर में पढ़ाओगे, बच्चों को, आजकल के जो बच्चे हैं, तो उन्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो हम लोग इंटरेस्ट देने की तरह तरह की टेक्निक पढ़ाते हैं बच्चों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप बच्चों को बोर्ड पे लिख दो तो वो नींद आने लगेगी, बोरिंग लगेगा, लेकिन उसी को हम लोग ट्रेनिंग जो देते हैं कार्टून के जरिए देते हैं। तो जब आप ट्रेनिंग में कार्टून को ऐड कर दोगे तो बच्चे बड़े एक्साइटमेंट से देखते हैं कि अच्छा कार्टून के जरिए ये है। और उसी तरह के कई कई जैसे सोलर पैनल ही हो गए और कई तरह की उड़ने वाली चीजें हो गई, तो वो हम उन लोग को जब सिखाते हैं, दिखाते हैं, तो उसके जरिए वो लोग पढ़ते हैं, तो उनमें जो जिज्ञासा आ रही पढ़ने की, सीखने की, और ज्यादा आ रही है। अच्छा प्रीति, कभी ऐसा लगा कि मतलब कभी ऐसा समय भी आया होगा जब लगा होगा कि सब हार गई हम, मतलब कुछ नहीं करना है और टूट गए अंदर से, तो कभी ऐसा समय आया ये काम दोनों करते हुए? क्या नहीं, समय था, क्या कैसा समय, मतलब? ऐसा तो आया है, कई बार आया है। क्योंकि होता क्या जनरली, जब आप फिजिकली से ज्यादा आप माइंड से हार जाते हो। जैसे कहा जाता है कि आप दौड़ने से तो नहीं थक रहे हो, आप किसी काम के पीछे पीछे लगे हो, वो काम हो नहीं रहा है और कोई उस काम को समझ नहीं रहा है, कोऑपरेट भी नहीं कर रहा, आप लगे हुए, तो एक समय आता है कि आप माइंड से हार जाते हो कि अब मुझे नहीं करना है। तो ऐसा कई बार आया है कि जब ऐसा कई बार आया कि लगा कि यार एनजीओ बंद हाँ कर दें अब? हाँ हाँ, ये कई बार, जैसे कहीं भी जाओ, अभी भी आप कहीं पे नाम लो तो उनको लगता है कि इनका फायदा, पहले से सबसे बड़ा तो कि इनका फायदा है। अब आप सोचो कि इंसान अपना सब कुछ आ रहा है, गांव में जा रहा है, धूल मिट्टी पेट्रोल सब खर्चा करके आपसे 1 रुपए नहीं ले रहा है, तो उसका क्या फायदा होगा। और रही बात अगर सरकारी, तो सरकारी स्कीमें इतनी आसानी से कोई वहां नहीं पहुंच पाता जितना लोगों को लगता है कि फायदा है। फायदा चलिए नो डाउट, अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उस प्रोजेक्ट के पीछे आपको बहुत कुछ करना रहता है, बहुत मेहनत लगती है, तब जाके कहीं आपको कुछ, आप कोई भी प्रोफेशन में आप मेहनत करोगे तभी आपको मिलेगा। बिल्कुल। तो किसी का भला करने से किसको क्या मिल रहा है बताइए, गवर्नमेंट से भला तो हर इंसान कर रहा है, तो एक सेटिस्फेक्शन है वो।
अब लोगों को समझ में नहीं आता। तो वहाँ पे एक लगता है ना कि हम किसी भी जगह गाँव में फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ गाँव है रसूलपुर मान लीजिए, तो हम जा रहे हैं 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन समझा रहे हैं, महिलाएँ वहाँ निकल के नहीं आ रही, उनको चाय, नाश्ता सब करा रहे हैं। आप आइए तो सही, आप ही का काम है, आप ही की स्कीमें हैं। समझाया, चाय पी, नाश्ता की, मतलब ये वो हाँ, 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 ठीक है, फिर चली गई। अब कोऑपरेट नहीं करेंगी तो कहाँ से कुछ होगा? अच्छा, आमतौर पर आपकी जो दिनचर्या है, वो क्या है? कैसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं? देखिए, जैसे आम इंसान लोग हैं वैसे हम भी हैं, हमें नहीं, भी डॉक्टर स्पेशल होते हैं इस मामले में। नहीं, समस्याएँ देखिए सबके साथ है, कुछ ज़्यादा कम, बस उनको फेस करने का तरीका अलग होता है। फेस करने की से वो मैंने ही पता कि 1 घंटे हम अपने आप को देते हैं। 1 घंटा चाहे सुबह कितने बजे उठ जाती हैं आप? हम 6 बजे, 6 बजे तक उठ जाते फिर हैं। क्या करती हैं? और अगर हम पार्क जा पाए तो मैं पार्क जाती हूँ, और अदरवाइज़ मैं पार्क नहीं जा पाई तो जैसा मैंने बताया सबको कि अपनी छत पे, वहाँ पे मैं 15-20 मिनट मेडिटेशन करती हूँ, उसके बाद हल्का-फुल्का लाइट योगा करती हूँ। फिर अगर समय मिला मुझे जब भी मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, तो मैं 30 मिनट वॉक करती हूँ। तो शुरुआत जो मेरी है वो 2 ग्लास पानी जो मैं पीती हूँ, सबसे पहले गर्म पानी हल्का लुकवार्म रहता है, नींबू उसमें डाल के थोड़ा-सा अपना रहता है, तो नींबू हो गया और उसमें हल्का-सा नमक वही डाल के, तो वो मेरी शुरुआत होती है। उसके बाद जस्ट मैं निकल जाती हूँ वॉक करने, योगा करने, सब करके, और आते बाद सबसे पहले जो शुरुआत मेरी होती है, जैसे कहते हैं ना ब्रेकफास्ट, तो इसका मतलब क्या होता है? फास्ट, यानी कि आपने फास्ट एक तरह से पूरी रात भर आपने फास्ट रहा है, अब आपको ब्रेक मिला, अब आपको ब्रेकफास्ट करना है, तो उसमें शुरुआत जो है मैं किसी फूड से करती हूँ। फिर अब फ्रूट्स में चाहे कोई एप्पल, बनाना, मतलब जो भी है, एनीवे जो मिल जाए, एक फ्रूट से ही शुरुआत करती हूँ। बस उसके बाद थोड़ा-सा 12 बजे तक मैं लिक्विड पे रहने की कोशिश करती हूँ कि अपना मतलब पानी पी के या अपना कुछ हर्बल टी मिल गई, और फिर दिन में जैसे नॉर्मल वही अपना खाना है, लंच जो होता है उसमें नॉर्मल दाल, चावल, रोटी, सब्जी। खाना-वाना खा लिया, खाना-वाना बना लिया, उसके बाद कितना समय बीत जाता है इस काम को करते हुए सुबह से? 10, अम, 11, 12 बज जाता होगा हाँ, लमसम? 12 तो फिर एनजीओ के लिए कब समय निकालती हो? अब उसी के बीच हमें निकालना पड़ता है, जैसे टाइम को कभी-कभी आगे-पीछे करना पड़ता है, एक क्लिनिक रूटीन के लिए होता है। समय कब निकालती हो? क्लिनिक के लिए देखिए जनरली मेरा शाम को ही रहता है। हाँ। सुबह का समय जो है, अगर कोई अपॉइंटमेंट, कोई पेशेंट अपॉइंटमेंट लेता है तब तो ठीक है, अदरवाइज शाम को मेरा क्लिनिक वही 6 से 8:30 रहता है। अच्छा, युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहोगी जो प्राकृतिक चिकित्सा और समाज सेवा में अपना भविष्य या करियर बनाना चाहते हैं? तो मैं युवाओं को सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले जो शुरुआत है वो है अपना स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, उसके बाद ही सारी चीज़ें आती हैं। तो 1 घंटा तो आप अपने आप को, अपनी बॉडी को, आप मानसिक शारीरिक रूप से मजबूत होइए, उसके लिए 1 घंटा आप अपने लिए समय निकालिए। दूसरा, अगर संस्था के क्षेत्र में, अगर आप एनजीओ के क्षेत्र में आना चाहते हैं या नेचुरोपैथ के क्षेत्र में आना चाहते हैं, इसकी आगे चल के बहुत अच्छी डिमांड भी है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा अपने में एक बहुत बड़ी चिकित्सा है, जो आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। आधुनिक तो अभी आई है, लेकिन ये बहुत पुरानी है। तो अगर आप इसको अपनाते हैं तो इसमें करियर की भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। इसके अलावा आप इसको 2 प्लस में जोड़ लीजिए, आप समाज सेवा भी है, साथ-साथ ही आप इसको अपने प्रोफ़ेशन में भी ले सकते हैं, दोनों के लिए बेस्ट है। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ हमारी खास मेहमान डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव। पॉडकास्ट समाज सेवा और स्वास्थ्य से जुड़ा था, क्योंकि डॉक्टर प्रीति किस तरह से अपनी दिनचर्या में समाज के लिए समय निकालती हैं, अपने मरीजों के लिए समय निकालती हैं, अपने परिवार के लिए समय निकालती हैं, और उसके बाद भी वो समाज सेवा कर रही हैं, महिलाओं के लिए नए-नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं, उसको महिलाओं तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव जा रही हैं। उम्मीद है हमारा पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि हम उन लोगों से आपको रूबरू करा रहे हैं जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं और समाज में अपना नाम और अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। नमस्कार।